इज वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम इस वीडियो में ट्रांसलेशन पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए में हम लोग डिस्कस करेंगे एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमआरएनए से, और डिस्कस करने के बाद हम लोग सीएसआईआर, गेट, डीबी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जितने मुझे मिले मैं उनके क्वेश्चन सारे डिस्कस कराऊंगी आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे एमआरएनए से, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए, अगर एमआरएनए की बात की जाए तो एमआरएनए की बेसिकली फुल फॉर्म क्या होती है? मैसेंजर आरएनए। हम सबको पता है आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? मैसेंजर आरएनए, ठीक है। देखिए, जो प्रोटीन कोडिंग रीजन होता है, ईच एमआरएनए का एक प्रोटीन कोडिंग रीजन होता है, ठीक है। और प्रोटीन कोडिंग रीजन हम बोलते हैं ORF। एमआरएनए का एक रीजन होता है जिससे प्रोटीन कोड होता है, उसे हम बोलते हैं ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम। बेसिकली ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होता है? ये एक कंटिन्यूअस नॉन ओवरलैपिंग ऑफ कोडॉन होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या होता है? कॉन्टिग्युअस नॉन ओवरलैपिंग, as well as non overlapping string of codons। अगेन रिपीट कर रही हूँ, एमआरएनए बेसिकली आपका एक मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है। में क्या होता है? प्रोटीन कोडिंग रीजन है। जैसे कि ये रीजन है, ये प्रोटीन बन के आ रही है, तो ये रीजन क्या हो गया? जिस रीजन से बन रही है, ये रीजन आपका हो गया प्रोटीन कोडिंग रीजन। और इस प्रोटीन कोडिंग रीजन को आप ORF बोलते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम, क्योंकि क्या है? कंटिन्यूअस है, नॉन ओवरलैपिंग स्ट्रिंग है कोडॉन्स की, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ईच ORF होता है वो स्पेसिफाई होता है सिंगल प्रोटीन के लिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, ईच ORF किसके लिए स्पेसिफाई है? सिंगल प्रोटीन के लिए। जैसे ये एक ORF है, ठीक है, जैसे ये एक ORF है, ये किसके लिए? ये एक सिंगल प्रोटीन देगा। एक से ज्यादा प्रोटीन, एक ORF एक ही प्रोटीन को दे सकता है। ये ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए, दो होते हैं, एक हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, ठीक है, और एक हम बात करते हैं यूकैरियोट की। तो मोस्टली केसेस में, अगेन आई एम सेइंग, मोस्टली केसेस में प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं। प्रोकैरियोट्स पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं, जबकि आपके यूकैरियोट्स कैसे होते हैं? मोस्टली केसेस में मोनोसिस्ट्रोनिक। का मतलब क्या है? पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब होता है कि प्रोकैरियोट्स का जो एमआरएनए होता है वो उसमें मल्टीपल ORF होते हैं। प्रोकैरियोट्स के एमआरएनए में क्या होते हैं? मल्टीपल ORF होते हैं, मल्टीपल आपको प्रोटीन्स मिलते हैं। लेकिन यूकैरियोट जो है मोस्टली उसमें सिंगल ORF होगा, सिंगल ही प्रोटीन को वो कोड करेगा। जबकि आप जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, अब ये एग्जाम्पल है किसका है? देखिए, एक प्रोटीन, ये दूसरी प्रोटीन हो गई, ये तीसरी प्रोटीन हो गई। तो इसमें क्या मिल रहा है हमें? 3 ओपन रीडिंग फ्रेम है, और 3 ओपन रीडिंग फ्रेम है, इट मीन्स दैट इट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक। पॉलीसिस्ट्रोनिक है तो ये किसका केस हो गया? प्रोकैरियोट्स का। मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज या हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली केसेस में प्रोकैरियोट्स जो होते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं, और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? मोनोसिस्ट्रोनिक। मीन्स जो एमआरएनए होगा, देख सकते हैं, जो ये एमआरएनए है, ये किसका है? यूकैरियोट का एमआरएनए है, सिंगल ओपन रीडिंग फ्रेम है, सिंगल ओपन रीडिंग फ्रेम है, और सिर्फ एक ही प्रोटीन दिख रही है। अगर एक और ओपन रीडिंग फ्रेम होता आगे की तरफ, दूसरा प्रोटीन आता, तो ये कैसा हो जाता? पॉलीसिस्ट्रोनिक। जबकि ये क्या है? मोनोसिस्ट्रोनिक। चलिए अब आगे चलते हैं। आई होप आपको इतना पार्ट जैसे जैसे चीजें क्लियर होती चलेंगी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे पहले प्रोकैरियोट्स का एमआरएनए वाला स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स में आपका ये क्या है?
देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। प्रोकैरियोट्स में देखिए ट्रांसलेशन जो है स्टार्ट होता है, हमें देखिए ट्रांसलेशन का डायरेक्शन क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ट्रांसलेशन क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है 5 प्राइम एंड, ORF का एक 5 प्राइम एंड होगा, वहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा तो ट्रांसलेशन के लिए जो प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसलेशन के लिए जो स्टार्ट कोडॉन होते हैं, स्टार्ट कोडॉन जहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, तो ये देखिए ये लिख रहा है स्टार्ट कोडॉन। अगर हम सिंगल ORF की बात करें, मैं इस सिंगल ORF की बात कर रही हूँ, तो इसमें अगर हम बात की जाए तो ये जो स्टार्ट कोडॉन होता है प्रोकैरियोट्स के केस में मोस्टली AUG होगा। मोस्टली आई एम सेइंग AUG होगा, लेकिन समटाइम्स आपको GUG भी मिल जाएगा, GUG, एंड आपको UUG भी मिल जाएगा, UUG। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोकैरियोट्स के केस में स्टार्ट कोडॉन होता है। ठीक है, मतलब प्रोकैरियोट्स क्या नॉर्मली आपका जो ट्रांसलेशन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। ट्रांसलेशन होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट कोडॉन से। ठीक है, ओपन रीडिंग फ्रेम के पास होगा स्टार्ट कोडॉन, तो वहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। अब जो स्टार्ट कोडॉन है बेसिकली वो कौन सा कोडॉन होता है, कोडॉन मीन्स कोई भी 3 न्यूक्लियोटाइड, जैसे AUG, ये 3 क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, इनको हम बोलेंगे 1 कोडॉन। तो क्या बोलेंगे हम, 1 कोडॉन। तो आपका स्टार्ट कोडॉन कौन सा होगा, देखिए मोस्टली केसेस में AUG होता है, लेकिन GUG भी होता है एंड एज वेल एज UUG भी होता है आपका स्टार्ट कोडॉन। और हमारा स्टॉप कोडॉन की अगर हम बात करें, स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं आपके UUA, UUG एंड है आपका UGA। नहीं, आपके स्टॉप कोडॉन होते हैं आपके AG, UGA एंड UAA। UG तो आपका स्टार्ट कोडॉन हो गया, UAG, UGA एंड UAA आपके क्या है, स्टॉप कोडॉन होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं दोबारा से इजी वे में एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखिएगा, मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपका ये क्या है, प्रोकैरियोट्स का केस बताया हुआ है। प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब आई थिंक आपको सब लोगों को समझ आ गया होगा। पॉलीसिस्ट्रोनिक मीन्स देखिए एक प्रोटीन मिल रही है, एक ही mRNA से 3 प्रोटीन और 3 C प्रोटीन, तो इसमें 3 ओपन रीडिंग फ्रोम है, 1 2 3, एक से ज्यादा ओपन रीडिंग फ्रोम होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स मोस्टली क्या होते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स आपके मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं। अगर अब बात की जाए, यहाँ पर जो हमारा ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है वो होता है स्टार्ट कोडॉन से। स्टार्ट कोडॉन जो है आपका क्या होता है, बेसिकली AUG। मोस्टली केसेस में क्या होता है, AUG, लेकिन समटाइम्स ऐसा देखा जाता है AUG के अलावा आपके अदर कोडॉन्स भी होते हैं, जैसे GUG एंड UU। ये क्या होते हैं आपके अदर स्टार्ट कोडॉन होते हैं, मींस ये तीनों प्रोकैरियोट्स के केस में क्या देखे गए, स्टार्ट कोडॉन। जबकि आपका स्टॉप कोडॉन की बात की जाए, स्टॉप कोडॉन बेसिकली क्या होते हैं आपके UAG, UGA एंड UAA। ये क्या होते हैं आपके स्टॉप कोडॉन, ये क्या है आपके स्टार्ट कोडॉन, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कैरियोट्स की, पहले चलिए हम लोग यूकैरियोट्स की बात करते हैं। अब देखिएगा, स्टार्ट कोडॉन के 2 स्पेसिफिक रोल होते हैं। प्रोकैरियोट्स में अगर मैं बात करूँ, मैं प्रोकैरियोट्स की ही बात कर रही हूँ। स्टार्ट कोडॉन के बेसिकली 2 स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। पहला क्या है कि ये क्या करेगा, स्पेसिफाई करता है फर्स्ट अमाइनो एसिड को। स्टार्ट कोडॉन क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा फर्स्ट अमाइनो एसिड को। आपकी कोई भी ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है,
ये जैसे ये वाली देख लीजिए ब्लू वाली, ये पॉलीपेप्टाइड फर्स्ट अमाइनो एसिड को क्या करेगा, ये स्पेसिफाई करेगा। मीन कौन सा अमाइनो एसिड आएगा तो स्टार्ट कोडॉन उसको क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा। सेकंड काम क्या होता है आपके स्टार्ट कोडॉन का, सेकंड काम आपके स्टार्ट कोडॉन का, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि अगर जैसे आपका देखिएगा, जैसे ये फ्रेम है AUG AU, ठीक है, ये है। देखिए अगर फर्स्ट हमारा स्टार्ट कोडॉन ये है, सेकंड कोडॉन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, फर्स्ट कोडॉन मेरा ये हो गया तो सेकंड क्या होगा, मेरा ये होगा। तो ये स्टार्ट कोडॉन क्या करता है, डिफाइन करता है रीडिंग फ्रेम को। बाकी के अदर जो सब्सिक्वेंट कोडॉन आते हैं, ये रीडिंग फ्रेम को डिफाइन करता है आपका स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन के दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है कि वो इनकॉर्पोरेट करता है फर्स्ट अमाइनो एसिड को, मीन्स स्पेसिफाई करेगा कि जो आपका फर्स्ट अमाइनो एसिड आया है उसको, इनकॉर्पोरेटेड फर्स्ट अमाइनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन में स्पेसिफाई करेगा। सेकंड क्या है, आपका जो रीडिंग फ्रेम है उसको डिफाइन करेगा आपका स्टार्ट कोडॉन, क्योंकि सब्सिक्वेंट कोडॉन क्या होने हैं, फर्स्ट कोडॉन से ही डिफाइन होंगे कि आगे वाले क्या हैं। क्योंकि देखिएगा, देखिएगा कैसे, आप ऐसे समझिए UAU ऐसे करके है आपकी कोई पूरी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट आपका ये भी हो सकता है कोडॉन, आपका ये भी हो सकता है कि AUG नहीं आया अभी तक, और ये भी हो सकता है। तो अब इस केस में अगर हम देखें तो हमारे ये कोडॉन तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली सी बात है। कौन सा कोडॉन होगा, AUG। तो मीन्स कोडॉन कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से AUG, देन AUC बनेगा सेकेंड कोडॉन। तो फर्स्ट आपका जो कोडॉन है वो डिफाइन करेगा बाकी के कोडॉन, ठीक है। फर्स्ट अमाइनो एसिड जो होगा, फर्स्ट जो आपका कोडॉन होगा, स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। चलिए आई होप सो इतना पार्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम लोग नेक्स्ट चलें, देखिएगा अब यहीं पर मैं आपको क्या है इसका यूकैरियोट्स का और पहले समझा देती हूँ, फिर हम लोग आगे चलेंगे, दोबारा से प्रोकैरियोट्स पर ही आएंगे। वहीं पर अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूँ, यूकैरियोट्स में ऑलवेज याद रखिएगा स्टार्ट कोडॉन क्या होता है आपका, AUG। प्रोकैरियोट्स के केस में क्या था, मोस्टली AUG था, लेकिन समटाइम्स GUG भी हो जाता है और UUG भी हो जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में स्टार्ट कोडॉन ऑलवेज क्या होता है आपका, AUG होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट चलें, ध्यान से देखिएगा, प्रोकैरियोट्स के केस में, ध्यान से प्रोकैरियोट्स पे मैं ये रब कर दे रही हूँ। देखिए प्रोकैरियोट्स के केस में स्टार्ट कोडॉन है ये, ठीक है, ये क्या है आपका स्टार्ट कोडॉन, ये ORF है आपका। स्टार्ट कोडॉन के 5 प्राइम अप साइड पर, 5 प्राइम अप साइड पर क्या है आपका, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है। क्या है, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट RBS। और ये कहाँ है, ध्यान से सुनिएगा मेरा, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट हमें कहाँ मिलती है, 5 प्राइम स्टार्ट कोडॉन के 5 प्राइम एंड अप के 5 प्राइम पर आपको राइबोसोमल बाइंडिंग साइट मिलेगी। और ये जो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होती है इसे हम बोलते हैं शाइन डालगेर्नो, क्या दूसरे नाम से जाना जाता है, शाइन डालगेर्नो सीक्वेंस। शाइन डालगेर्नो सीक्वेंस क्या है, बेसिकली आपकी राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है। राइबोसोमल बाइंडिंग साइट जो है 3 to 9 बेस पेयर 5 प्राइम जो स्टार्ट कोडॉन है 5 प्राइम मतलब अप स्ट्रीम पर 3 to 9 बेस पेयर की होती है आपकी राइबोसोमल साइट, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, देखिए ये क्या है आपका, देखिए देखिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये क्या है, आपकी राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, ठीक है। राइबोसोमल बाइंडिंग साइट पर, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट मतलब क्या है, mRNA पर राइबोसोम आके बैठेगा, ठीक है। राइबोसोमल बाइंडिंग साइट में बेसिकली क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे आपके, ठीक है। तो ये राइबोसोमल बाइंडिंग साइट शो कर रखी है आपको। राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, राइबोसोम आके बैठेगा।
अब भैया जो राइबोसोम है, ये मेरी राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा एमआरएनए है, ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट हो गई, ठीक है। अब राइबोसोम को आके बैठना है, तो राइबोसोम कैसे बैठेगा, जब उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर प्रेजेंट होगा। राइबोसोम की ये यूनिट है, तो राइबोसोम की यूनिट में ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तभी तो इससे बेस पेयरिंग कर पाएगा, तभी तो वो बैठ पाएगा। भाई आप अपने दोस्त के पास कैसे उसके एक बेंच पे आप और आपके फ्रेंड बैठे हैं, कैसे बैठेंगे, जब आप दोनों की बॉन्डिंग होगी आसपास तभी तो बैठेंगे। इन द सेम वे राइबोसोम बाइंडिंग साइट पर राइबोसोम कैसे आके अटैच करेगा, जब उसकी जो राइबोसोम होता है, ध्यान से सुनिएगा, राइबोसोम होता है 70S, ठीक है, 70S में भी होते हैं आपके 50S एंड 30S। 30S में आपका होता है 16S rRNA, 16S rRNA, 16S जो कि ये स्मॉल सब यूनिट है, तो स्मॉल सब यूनिट 16S rRNA में ये कॉम्प्लीमेंट्री साइट होती है, इसके लिए आपके शाइन डायगोनल सीक्वेंस के लिए, जिससे कि क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री है, बेस पेयरिंग होगी, बेस पेयरिंग होगी, राइबोसोम क्या हो जाएगा, आके बैठ जाएगा, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट पर आके राइबोसोम क्या हो जाएगा, बैठ पाएगा। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपका राइबोसोम है, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, भाई राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, राइबोसोम साइट है, राइबोसोम बाइंड करेगा, भाई लेकिन बाइंड कैसे करेगा, बाइंड के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, आरआरएनए में प्रेजेंट होता है, साइन का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री रीजन प्रेजेंट है, देखिए GGAGG, ये क्या है आपका शाइन डेल्गोनोस, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ गया, CCUC, ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री, वजह से क्या है, बाइंडिंग हुई ज्यादा, क्योंकि बहुत अच्छा बाइंडिंग हुआ और राइबोसोम आके क्या हो गया, बाइंड हो गया वहां। आई होप सो आपको ये पार्ट तो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, किसी भी ट्रांसलेशन को होने के लिए, ठीक है, मतलब कोई एक्टिव आप कहते हैं कि ट्रांसलेशन हो के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, किस चीज की फैक्टर है ये, कि एक्टिवली ट्रांसलेशन हो, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग मीन्स कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है। सेकंड क्या है, एक आप प्रॉपर स्पेसिंग दें, प्रॉपर स्पेसिंग, तो अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो एक्टिवली ट्रांसलेशन होगा, मीन्स एक हाई कॉम्प्लीमेंट्रिटी हो और प्रॉपर स्पेसिंग हो, तो एक्टिव ट्रांसलेशन होगा, मीन्स प्रॉपर तरीके से स्पेसिंग मीन्स, देखिए स्टार्ट कोडॉन है और राइबोसोमल बाइंडिंग साइट के बीच थोड़ा सा स्पेस है, 3 to 9 बेस पेयर का स्पेस, बेसिस का स्पेयर है, स्पेस है, इसको बोलते हैं हम प्रॉपर स्पेस, तो प्रॉपर स्पेसिंग होगी तो क्या होगा, एक्टिव ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो आपको आई होप बात समझ आई होगी, लेकिन कुछ ऐसे प्रोकैरियोट्स ORF देखे गए जहां पर स्ट्रॉन्ग राइबोसोम बाइंडिंग साइट नहीं, क्या बोल रही हूँ, ऐसे ORF देखे गए जहां पर स्ट्रॉन्ग राइबोसोमल बाइंडिंग साइट नहीं थी, जहां पर प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं थी, लेकिन वहां पर एक्टिव ट्रांसलेशन हो रहा था, तो वो कैसे पॉसिबल था, वो कैसे पॉसिबल था, कि जो ORF है, ध्यान से सुनिएगा, ये फर्स्ट ORF हुआ, ये सेकंड ORF हुआ, तो जो ORF है वो डाउन है दूसरे ORF के, तो एज सच एक्टिवली कॉम्प्लीमेंट जरूरत नहीं है, और डाउन स्ट्रीम ORF होने की वजह से क्या हुआ, एक्टिव ट्रांसलेशन होता रहा। अगेन आई एम रिपीट, अगेन आई एम रिपीट, कि क्या है, पहला ORF है और उसके डाउन स्ट्रीम दूसरा ORF है, ऐसे समझ लो कि ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप होने की वजह से क्या हो रहा है, कि एक्टिव कॉम्प्लीमेंटेरिटी है, डाउन स्ट्रीम ORF होने से क्या हुआ, ट्रांसलेशन होता रहा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आई होप सो आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो। अब नेक्स्ट चलते हैं कैरियोट्स, कैरियोट्स RNA
है तो आपको समझ आ गया है। यहाँ पर स्टार्ट कोडन होता है ए, तो स्टॉप कोडन होते हैं। स्टॉप कोडन आपके स्टॉप कोडन कौन कौन से? आपके यूएजी, आपका एएस। अब चलिए देखिएगा, आरएनए में अगर आप यूकैरियोट्स की बात करें, एक होता है 5 प्राइम कैपिंग और एक होती है 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन टेल। देखिए 5 प्राइम कैपिंग आपको पता है, पहला तो सबसे बड़ा उसका रोल ये होता है कि क्योंकि आपका ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और आपका जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेल है पूरी, और यहाँ से आपका एमआरएनए चलता हुआ साइटोप्लाज्म में आया। क्योंकि ये डिग्रेड ना हो जाए इसीलिए 5 प्राइम कैपिंग होती, ये एक बेसिक फंक्शन है। लेकिन 5 प्राइम कैपिंग, ध्यान से सुनिएगा, इनके और भी अदर रोल हैं। 5 प्राइम कैपिंग का क्या है कि डिग्रेड होने से बचाना, ठीक है। अब देखिए 5 प्राइम कैपिंग जो है एक और क्या रोल प्ले करती है? 5 प्राइम कैपिंग जो है वो रिक्रूट करती है राइबोसोम को एमआरएनए पे। 5 प्राइम कैपिंग क्या करती है? रिक्रूट करती है राइबोसोम को एमआरएनए पे, राइबोसोम आके बैठे, ठीक है। अब देखिएगा मेरी बात, देखिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, ऐसा नहीं है हमेशा प्रेजेंट, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फीचर है एमआरएनए देखा जाता है कैरियोट्स, एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं कोजाक सीक्वेंस, ठीक है। ये सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है? आपका जो स्टार्ट कोडॉन होता है, आपका जो स्टार्ट कोडॉन होता है उसके, अगर अप स्ट्रीम बात करें, प्यूरिन के 3 बेसिस होते हैं। क्या होते हैं? प्यूरिन होता है 3 बेसिस। स्टार्ट कोडॉन के अप स्ट्रीम बात करें, प्यूरिन के 3 बेसिस होते हैं। देन आपका स्टार्ट कोडॉन एंड इमीडिएटली क्या आता है? आपका ग्वानिन आता है, उसके बाद इमीडिएटली क्या आता है? ग्वानिन। आई एम रिपीटिंग, ये आपका कोजेक सीक्वेंस से मिलके बना होता है, इनके 3 बेसिस। देन आपका स्टार्ट कोडॉन, और स्टार्ट कोडॉन तो करता है आपका जी। तो ये बेसिकली क्या है? आपका कोजेक सीक्वेंस। कोजेक सीक्वेंस देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोजेक सीक्वेंस है, कोजेक सीक्वेंस क्या करता है? ट्रांसलेशन एफिशिएंसी को इंक्रीज कर, अगेन आई एम रिपीटिंग, कोजेक सीक्वेंस क्या करता है? ट्रांसलेशन की इफिशियंसी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और अब आपको पता है एक और हमारे 5 प्राइम कैपिंग की अगर मैं बात करूं, क्या होता है आपका 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन। 3 प्राइम क्या होती है? एडिनाइलेशन टेल होती है, क्योंकि आप एंजाइम पॉली ऐड होता है, ए न्यूक्लियोटाइड होते हैं 3 प्राइम एंड पर ऐड होते हैं। तो पॉलीएडिनाइलेशन टेल क्या करती है आपकी? बेसिकली ट्रांसलेशन का लेवल इनहेंस कर देती है। और कैसे इनहेंस करती है? इनिशिएशन फैक्टर, जो की ट्रांस जो आपके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, हेल्प करने में क्या करता है? हेल्प करता है पॉलीएडिनाइलेशन टेल। आई एम रिपीट, देखिए आपके बात की जाए यूकैरियोट्स, और एक है पॉलीएडिनाइलेशन टेल जो कि 3 प्राइम एंड पर होती है। अगर 5 प्राइम कैपिंग की बात की जाए, बेसिकली 5 प्राइम कैपिंग क्या है? ग्लूटानिन न्यूक्लियोटाइड ऐड है, ठीक है, ये फॉस्फेट ग्लूटानिन न्यूक्लियोटाइड ऐड रहते हैं। तो क्या होता है? आपका एक कोजेक सीक्वेंस है, जो आपका स्टार्ट कोडॉन है उस अप स्ट्रीम साइड होंगे, और डाउन स्ट्रीम क्या होगा? जी। क्या करता है? ट्रांसलेशन नहीं है, सीक्वेंस का ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन इनकी सेंस क्या करती है? ट्रांसलेशन एफिशिएंसी को
और सेकंड फीचर है हमारे पास पॉली ए टेल। पॉली ए टेल बेसिकली क्या करता है, ट्रांसलेशन कर, क्या कर देता है, ट्रांसलेशन क्या करता है, फैक्टर्स ट्रांसलेशन। आगे बताओ, लॉन्गेशन, ये सारे स्टेप ट्रांसलेशन को रिक्रूट करने में हेंस करता है पॉली ए टेल। आई होप आरएनए पार्ट, चाहे वो प्रोकैरियोट्स का हो चाहे वो यूकैरियोट्स का, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं टीआरएनए। अगर मैं टीआरएनए की बात करूं, देखिए टीआरएनए थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़िएगा। टीआरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस आए हैं सीएसआर वगैरह में, तो इसीलिए मैं इसे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी ना, कोशिश करूँ कवर कराने की। तो अगर मैं टीआरएनए की बात करूं, देखिएगा टीआरएनए बेसिकली ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। टीआरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए जो है आपका 75 टू 95 टू 95 न्यूक्लियोटाइड के बीच में वेरी करता है। मीन्स उसकी लेंथ कितनी होगी, 75 टू 95 न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है, लेंथ में होता है, थोड़ी बहुत वेरी करती रहती है। तो लेकिन इसके कुछ सर्टेन फीचर्स हैं जो हमेशा कॉमन रहेंगे। कुछ सर्टेन फीचर्स हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, कुछ सर्टेन फीचर्स हैं जो हमेशा कॉमन रहेंगे। क्या क्या हैं, देखिएगा। देखिए पहले तो इसकी हमें पता है चार, पहले अच्छे ये देखिए, पहले हमें पता है इसके, देखिए ये जो रीजन है ये है एक्सेप्टर आर्म। ये कौन सी आर्म है, एक्सेप्टर आर्म है, ठीक है। ये क्या है, एक्सेप्टर आर्म है। क्यों इसका नाम एक्सेप्टर आर्म दिया गया, क्योंकि ये वो साइट है जहां पर अमाइनो एसिड आके अटैच करेगा। ये क्या है, एक्सेप्टर आर्म वो साइट है जहां पर अमाइनो एसिड आके क्या करेगा, अटैच करेगा, ठीक है। और इसके 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पे क्या होता है, CCA सीक्वेंस। देखिए 5 प्राइम है ये, यहाँ पर 3 प्राइम एंड है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पे क्या मिलेगा आपको, CCA सीक्वेंस। अभी मैं CCA सीक्वेंस का भी रोल बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। CCA सीक्वेंस जो है प्रेजेंट होता है 5 प्राइम एंड पर एक्सेप्टर आर्म की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकेंड आर्म होती है हमारी साई यू लूप। क्या होती है, साई यू लूप। ये इसका अनयूजुअल बेसिस की वजह से नाम दिया गया, जैसे अनयूजुअल बेस है आपका साई, ठीक है, स्यूडो यूरिडिन। नेक्स्ट है आपकी वेरिएबल लूप। ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वेरिएबल है। ये कुछ टीआरएनए में आपको मिलेगी, कुछ में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज व्हाट, एंटी कोडॉन लूप, ठीक है। एंटी कोडॉन बिकॉज यहाँ पर एंटी कोडॉन होते हैं, जैसे ये आपका mRNA है, ये इस पे एंटी कोडॉन होंगे, जैसे यहाँ पर A है, यहाँ पर U है, यहाँ पे G है, ठीक है। mRNA पे एंटी कोडॉन पे आपका क्या होगा, UAC। ये जैसे ही कोडॉन में आपस में क्या होगी, कॉम्प्लीमेंटेरिटी होगी। दिस इज व्हाट, एंटी कोडॉन लूप। टीआरएनए आके बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद जो एक्सेप्टर आर्म पे जो अमाइनो एसिड होगा वो दे देगा, वो मतलब वो अमाइनो एसिड होगा जो सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड की, या आप नॉट पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, डी लूप। नेक्स्ट क्या है आपका, डी लूप। और ये भी क्यों दिया गया नाम, क्योंकि डाई हाइड्रो, मैं आपको बताती हूँ क्या होते हैं, एक मिनट रुकिए। देखिए मैं क्या पढ़ा अभी तक कि टीआरएनए जो है आपका ट्रांसफर आरएनए है, 75 टू 95 न्यूक्लियोटाइड लेंथ का होता है। 4 आर्म होती हैं, एक्सेप्टर आर्म, साई यू, ये देखिए लूप होते हैं और आर्म्स होते हैं। आर्म होती है साई यू, ये लूप, साई यू लूप है, वेरिएबल लूप है, एंटीकोडॉन लूप है और डी लूप है, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पहले एक्सेप्टर आर्म के बारे में बताती हूँ। जो एक्सेप्टर आर्म है, मैंने आपको बताया कि इसका नाम एक्सेप्टर क्यों है, कि ये वो साइट है जहां पर अमाइनो एसिड आके अटैच होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इस
5' CCA जो है सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एंजाइम होता है CCA। CCA ही एंजाइम का नाम है, ये एडिंग एंजाइम। क्या रोल प्ले करता है, ये ऐड करेगा 5' ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो CCA एडिंग एंजाइम है, ऐसा देखा गया कि टीआरएनए जो पहले इनिशियल जो टीआरएनए होता है, जो प्री मैच्योर टीआरएनए होता है, मतलब मैच्योर नहीं हुआ, पहले का फेज, कुछ टीआरएनएज ऐसे हैं CCA है और कुछ टीआरएनएज ऐसे हैं जिनमें CCA नहीं है। देखा गया, लेकिन मैच्योर टीआरएनए, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन मैच्योर टीआरएनए में ईच एंड एवरी टीआरएनए मैच्योर टीआरएनए होगा, CCA सीक्वेंस मिलेगा ही मिलेगा। मैंने क्या बोला कि ये जो CCA है, ये क्या है, यूनिवर्सली कंजर्व्ड है। क्या है, यूनिवर्सली कंजर्व्ड। व्हाट डज इट मीन, प्री मैच्योर, ऐसा देखा गया कि प्री मैच्योर टीआरएनएज हैं, CCA था भी और नहीं था, लेकिन मैच्योर टीआरएनए आए, हमेशा CCA सीक्वेंस देखा गया। हमेशा क्या है, CCA सीक्वेंस देखा गया। तो कैसे CCA सीक्वेंस ऐड हो गया, विद द हेल्प ऑफ CCA एडिंग एंजाइम। ठीक है, और ये जो CCA एडिंग एंजाइम्स होते हैं, दे डोंट नीड एनी टेम्पलेट। CCA एडिंग एंजाइम को कोई भी टेम्पलेट रिक्वायरमेंट, विदाउट रिक्वायरमेंट टेम्पलेट, ये ऐड कर देंगे आपके ए सी 5' to 3' डायरेक्शन रिसेप्टर आर्म की। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके, जैसे कि यूरिडीन है, अब आपके कोई कोई पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी, ठीक है, में यूरिडीन होगा, तो क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एंजाइम मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है, कुछ एंजाइम मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। मॉडिफिकेशन इन द सेंस, जैसे आपका यूरिडीन है, में कन्वर्ट हो जाएगा स्यूडो यूरिडीन में। जैसे आपका यूरिडीन है, किस में कन्वर्ट हो गया, डाईहाइड्रोयूरिडीन। ये क्या है, एंजाइम मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। अब आप पूछ, ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम मॉडिफिकेशन डाईहाइड्रोयूरिडीन स्यूडो बेनिफिट है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा देखा गया, अगर ये, लेकिन अगर ये सेल में प्रेजेंट है, अगर ये सेल में प्रेजेंट है, तो ये क्या कर रहे हैं कि ग्रोथ प्रूव कर देते जाती है, हो जाती है, सेल में प्रेजेंट है तो सेल की ग्रोथ, ठीक है। और ऐसा नहीं, डाईहाइड्रोयूरिक अदर, ठीक है, हाइपोजेंथिन हो गया और मिथाइल ग्वानिन हो प्रेजेंट होते। जैसे हाइपोजेंथिन है, वो किस में रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट, तो कोडॉन रिकॉग्निशन है। आई एम हाइपोजेंथिन हाइपोजेंथिन कोडॉन रिकॉग्निशन, आरएनए को कोडॉन रिकॉग्नाइज करने, कोडॉन रिकॉग्निशन में हाइपोजेंथिन रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। इसी बेसिस पे ये नाम आए, नाम आ गए हाई यूरोडिन लूप, तो ये सब चीज़ें। अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और इसे हम बोलते हैं क्लॉवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्लॉवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, CLO, क्लॉवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन टर्शरी स्ट्रक्चर भी इसका देखा गया कि क्या है, एल शेप्ड, ऐसा है, एल शेप्ड स्ट्रक्चर है, एल शेप्ड टर्शरी स्ट्रक्चर जो देखा गया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को खुद ही ध्यान से देखना चाहें, देखिएगा तो आपका
एक्सेप्टर आर्म है, हाँ तो देखिए एक्सेप्टर आर्म कैसी है, लाइट ब्लू कलर की है। एक्सेप्टर आर्म जो है आपकी और स्यूडो यूरिडिन जो आर्म है, जो लूप है, वो एक्सटेंड हो रहा है। देखिए ये एक्सेप्टर आर्म हो गई, ये स्यूडो यूरिडिन लूप, ये क्या हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं और एक हेलिक्स बना रहे हैं। क्या है ये, हेलिक्स बना रहे हैं, एक्सटेंडेड हेलिक्स बना रहे हैं। वहीं पर दूसरी साइड अगर हम देखें तो दूसरी साइड एक डी लूप है, ठीक है, और एक तरफ एंटी कोडॉन है। ये वाली डार्क ब्लू एंटी कोडॉन है और ये पर्पल कलर में क्या है, डी लूप, एंटी कोडॉन लूप और डी लूप, ये अनदर हेलिक्स। इस तरीके से आपका एल शेप्ड स्ट्रक्चर बनना है। मे बी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि एल शेप्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। एक्सेप्टर आर्म और साई आर्म को एक साथ रख दीजिएगा और डी लूप और एंटी कोडॉन लूप एक साथ रख दीजिए। ऐसे समझिएगा डी और साई एक साथ नहीं आ सकते, दोनों मॉडिफिकेशन से, ठीक है, अनयूजुअल बेसिस है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। एक्सेप्टर को साई के साथ रख दीजिए क्योंकि पास पास है, डी लूप और एंटी कोडॉन को एक साथ रख दीजिए, दोनों क्या बना रहे हैं, हेलिक्स बना रहे हैं। और ये हेलिक्स क्या हो रही है, राइट एंगल पर, क्या हो रही है, राइट एंगल पर एक दूसरे के ऊपर है। तो इस तरीके से एल शेप्ड स्ट्रक्चर, तरीके से क्या बन रहा है, एल शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये स्ट्रक्चर कैसे स्टेबल है, अब देखिए बेसिस है आपस में बेसिस है, बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, जो हेलिक्स बनी है डिफरेंट हेलिकल रीजन्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। तो इन सब की वजह से क्या है, बेस 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 स्टैकिंग एज वेल एज जो आपका नॉन वॉटसन क्रिकेट बेस बेस भी होगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपका ये एल शेप टर्शरी, अगेन आई एम रिपीट, पहले मैंने बोला आपका बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन होगा, आपका हाइड्रोजन फॉर्म होंगे डिफरेंट हेलिकल रीजन जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर को आसपास लाएंगे। थर्ड क्या होगा, बेस बेस इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये तीनों इंटरेक्शंस क्या करेंगे, इनको स्टेबल रखेंगे, स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, स्टेबल रखेंगे। आई होप गाइस इतना पार्ट तो अच्छे से, ये थोड़ा सा और है, इसमें काफ़ी लंबा हो जाता है, देखिएगा। तो आपका अमाइनो एसिड है, अगर टीआरएनए से अमाइनो एसिड, देखिए टीआरएनए से अमाइनो एसिड को अटैच किया, टीआरएनए है और इस पे अमाइनो एसिड अटैच है, इसको हम बोलते हैं चार्ज्ड टीआरएनए, चार्ज्ड टीआरएनए। और अगर अमाइनो एसिड अटैच नहीं है हम बोलेंगे अनचार्ज्ड टीआरएनए। अगर अमाइनो एसिड है तो चार्ज्ड टीआरएनए, अगर अमाइनो एसिड नहीं है चार्ज्ड टीआरएनए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए मैं आपको एक बॉन्ड दिखाती हूँ कैसे चार्ज्ड टीआरएनए बनता है। तो देखिए स्टेप का प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेप इज एडिनाइलेशन, फर्स्ट स्टेप क्या है, एडिनाइलेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ध्यान से सुनिएगा क्या होता है कि आपका अमाइनो एसिड है वो एटीपी के साथ बॉन्ड बनाता है और क्या बनाएगा, एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड, ठीक है, क्या बना, एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड, और पायरोफॉस्फेट जो है पीपीआई जो है निकल गया एज अ बाई प्रोडक्ट। अगेन मैं रिपीट कर, कैसे इस बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, कि क्या होता है, पहले आपका अमाइनो एसिड जो है एटीपी आता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, अमाइनो एसिड है एटीपी करता है, ऐसे कहिए एटीपी के साथ इन्वॉल्व होकर एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड बनाता है, ठीक है। देन क्या होता है, जो सेकंड स्टेप में, तो ये एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड, सेकंड स्टेप इज व्हाट, टीआरएनए चार्जिंग, स्टेप इज एडिनाइलेटेड, सेकंड स्टेप इज टीआरएनए चार्जिंग। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि आपका जो ये एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड बना है, टीआरएनए आता है, टीआरएनए का 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, टीआरएनए का 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे दिखाया है, लेकिन 2 प्राइम भी हो सकता है, प्राइम हाइड्रो, ये क्या करेगा, अटैक करेगा इस एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड और क्या बन जाएगा, चार्ज्ड टीआरएनए, कनेक्ट होगा हाई एनर्जी बॉन्ड। अगेन आई एम रिपीट, नो, पहले आपका क्या बना,
अमाइनो एसिड एटीपी की रिक्वायरमेंट आया एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड। देन एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड क्या हुआ, टीआरएनए आया, टीआरएनए का चाहे प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जो आपका, अगर आपको याद हो 5 प्राइम टू प्राइम डायरेक्शन, इसी ए सीक्वेंस है। अब ये जो ए है इसका 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल, तो ये ग्रुप अटैक करेंगे इस एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड पर, और एक बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड के साथ ये अमाइनो एसिड क्या हो गया, अटैच हो गया इस टीआरएनए से। अब ये टीआरएनए क्या हो गया आपका, चार्ज्ड टीआरएनए। अब ये टीआरएनए क्या हो गया आपका, चार्ज्ड टीआरएनए हो। इससे पहले ये वाला टीआरएनए क्या था, अनचार्ज्ड टीआरएनए था। ठीक है, एएमपी क्या हो गया आपका, निकल गया। बहुत इजी है, 2 स्टेप का प्रोसेस है। रिक्वायरमेंट हो फर्स्ट स्टेप एडिनाइल टीआरएनए। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अमाइनो एसिड साथ इन्वॉल्व होकर एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड। देन इन सेकंड स्टेप एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड टीआरएनए जो है एडिनाइलेटेड अटैक करेगा और क्या का बनाएगा, चार्ज्ड टीआरएनए बनाएगा। चलिए, अब 2 क्लासेस के टीआरएनए से आप बुक में, क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट में क्या होता है, आपका जो टीआरएनए है आप कहेंगे क्लास फर्स्ट देती हूँ। क्लास फर्स्ट में आपका क्या होगा, अगर 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यूज किया जा रहा है तो क्लास फर्स्ट। क्लास सेकंड में अगर 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो सी ए सीक्वेंस, अगर इसका 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल एडिनाइलेटेड अमाइनो पर अटैक कर रहा है दैट इज क्लास फर्स्ट। अगर इसका 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक कर रहा है आपके एडिनाइलेटेड अमाइनो एसिड पर तो दैट क्लास सेकंड टीआरएनए सिंथेटेस। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको आपको पता है आपके टोटल कितने कोडॉन्स होते हैं, 64 कोडॉन्स होते हैं। ये एक स्टार्ट कोडॉन हो जाता है और बाकी के 3 स्टॉप कोडॉन। ठीक है, तो आपको टोटल 61 कोडॉन्स हैं आपके पास। स्टॉप कोडॉन को अगर हम छोड़ दें 1 कोडॉन्स हैं आपके स्टॉप कोडॉन को छोड़ के। इनके लिए अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मेरा ये टीआरएनए है तो क्या एक टीआरएनए सिर्फ एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए होगा या सिंगल कोड के लिए हो, ध्यान से सुनिएगा। एक सिंगल टीआरएनए एक अमाइनो एसिड के लिए होता है, इसलिए कैरियोटिक सेल में आपको टीआरएनए मिलते हैं, 20 टीआरएनए मिलते हैं, टीआरएनए बेस। आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक टीआरएनए रिस्पॉन्सिबल है एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए। जैसे मैं आइसोल्यूसिन की बात करूं कि इसके काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट कोडॉन्स से कोड हो सकता है आइसोल्यूसिन। कोई एक कोडॉन है, दूसरा कोडॉन, काफ़ी डिफरेंट कोडॉन्स होते हैं। लेकिन एक बात की जाए कि आइसोल्यूसिन डिफरेंट, फिर भाई एक इसके लिए कोडॉन होना चाहिए तो एंटी कोडॉन इसको रिकॉग्नाइज करे, एक टीआरएनए सिंथेटेज होना चाहिए उसका एंटी कोडॉन इसको रिकॉग्नाइज करे, क्या ऐसा होगा, नहीं। एक टीआरएनए सिंथेटेज एक सिंगल अमाइनो एसिड रिकॉग्नाइज करेगा। अगेन आई एम रिपीट, एक सिंगल टीआरएनए इज एक सिंगल अमाइनो एसिड। ठीक है, अब सिंगल अमाइनो एसिड अगर मैं बात करूं जैसे आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन क्या है, इसके कई सारे हैं कोडॉन्स, तो अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कितने होते हैं पर इसके कई सारे कोडॉन्स होते हैं। अब बात की जाए जैसे कि इसका जैसे ये सपोज मैं लेके चल रही हूँ ए यू सी कोड कर रहा है, मुझे नहीं पता ए यू सी को कोड कर रहा है, सपोज कीजिए वहीं पे ये ए यू को भी कोड कर रहा है। ठीक है, इसके लिए टीआरएनए आएगा, इसके लिए टीआरएनए आएगा, भाई टीआरएनए का एंटी कोडॉन इसको रिकॉग्नाइज करेगा, एमआरएनए पे टीआरएनए का रिकॉग्नाइज करेगा तो आइसोल्यूसिन देगा। क्या होता है कि एक सिंगल टीआरएनए ही के डिफरेंट डिफरेंट कोडॉन्स होंगे और वही एक टीआरएनए जो वही टीआरएनए क्या करेगा, वो एक सिंगल अमाइनो एसिड सिंगल टीआरएनए सिंथेसिस होता है।
इसीलिए मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट समझाना चाह रही हूँ, और ऐसे टीआरएनए आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए। आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए मीन्स एक सिंगल टीआरएनए जो है रिकॉग्नाइज करेगा और चार्ज करेगा एक से ज़्यादा टीआरएनए को। एक से ज़्यादा, हाँ मतलब एक सिंगल टीआरएनए से है वो कई सारे कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन एक सिंगल अमाइनो एसिड ये ही वो सिंगल टीआरएनए से। लेकिन क्या होता है कुछ बैक्टीरियाज में 20 डिफरेंट टीआरएनए सिंथेज नहीं। कि अब ऐसे क्या इस केस में क्या किया जाए, मैं क्या कह रही हूँ भाई, चलो जिसमें है 20 कोई दिक्कत, लेकिन अब बैक्टीरिया में है 20 टीआरएनए, ऐसे केस में क्या किया जाए। देखिएगा बैक्टीरिया क्या करता है, जैसे ग्लूटामेट और बैक्टीरिया क्या करता है एक सिंगल टीआरएनए सिंथेटेज को यूज करता है, ठीक है। अब ग्लूटामेट ग्लूटामीन की कॉपी है, क्या किया जाता है, देखिए जैसे पहले इसका मतलब समझिए, अगर ये चीज ग्लूटामेट सबसे पहले जो लिखा हुआ है, इस प्रीफिक्स का मतलब होता है जो अटैच्ड हुआ है अमाइनो टीआरएनए से, अमाइनो एसिड अटैच हुआ है अटैच्ड। और ये जो सुपर स्क्रिप्ट में जो चीज लिखी होती है, इसका मतलब क्या होता है कि किस टाइप का कोडॉन टीआरएनए ने रिकॉग्नाइज किया है, टाइप ऑफ कोड द टीआरएनए रिकॉग्नाइज टाइप का। देखिएगा क्या होता है कि आपको ग्लूटामेट और ग्लूटामीन का केस पता है, ठीक है, तो ग्लूटामेट वाला टीआरएनए रिकॉग्नाइज कर लेगा ग्लूटामीन वाले टीआरए वाले अमाइनो एसिड, और क्या कर देगा फिर उसका अमाइनो मतलब उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, और उसके बाद क्या करेगा इसका क्या बोलते हैं एमिनेशन कर देगा। एमिनेशन सारा समझाती हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो। देखो एक जो सिंगल टीआरएनए होता है टीआरएनए सिंथेटेज, उसमें पावर होती है, तो सिंगल टीआरएनए सिंथेटेज रिकॉग्नाइज कर सकता है आपके टीआरएनए ग्लूटामीन को और ग्लूटामेट को भी, ठीक है। फिर क्या होता है कि जैसे ही टीआरएनए सिंथेज ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया, एक ग्लूटामेट है और ग्लूटामीन है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एमिनेशन। एक ग्लूटामेट को अगर एमिनेट कर दो, अमाइड ग्रुप अटैच कर दो, ग्लूटामीन बन जाएगा। क्या होता है एमिनेशन होने के बाद, तो जैसे ही सिंगल टीआरएनए ग्लूटामेट को भी रिकॉग्नाइज कर लेगा, ग्लूटामीन को रिकॉग्नाइज, और फिर क्या कर दिया जाता है उस एमिनेशन कर दिया जाता है, क्या बन जाता है वो ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बन जाता है। आई होप सो ये समझ आया होगा कि अगर बैक्टीरिया के पास 20 डिफरेंट टीआरएनए सिंथेटेज नहीं, क्या होगा, कैरियोट्स में 20 डिफरेंट टीआरएनए सिंथेटेज होते हैं, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बैक्टीरिया केस में क्या होगा, जैसे कि और अरे ग्लूटामेट और ग्लूटामीन की, ग्लूटामेट और ग्लूटामीन को एक ही टीआरएनए सिंथेटेज क्या कर रहा है, के लिए काम कर रहा है। तो अब ग्लूटामेट ग्लूटामीन आना है, तो ग्लूटामीन के लिए क्या करेगा, एमिनेशन कर, क्या बन जाएगा, ग्लूटामीन बन जाएगा। जी मैं आपको समझ रब कर देती हूँ। देखिएगा अब बात की जाती है कि कैसे अब हमारे 20 कैसे एक 19 एसिड को अटैच करना है, वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। आई एम रिपीटिंग, क्या क्वेश्चन है मेरा कि 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड है, लेकिन उस स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ही, करेक्ट सेट को ही वो रिकॉग्नाइज करेगा, कैसे, ये कैसे होगा। तो देखिए एक सिंगल अमाइन भाई, क्योंकि एक ही अमाइनो एसिड आना है, लेकिन 20 डिफरेंट में से वो सिंगल वही अमाइनो एसिड आएगा, ये कैसे हो, ये कैसे होता है,
चीज होती हैं। एक है आपका एंटीकोडॉन लूप, वो हेल्प करता है, और दूसरा आपका होता है एक्सेप्टर। ये दोनों जो हैं आपकी हेल्प करती हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। मीन्स आपके 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन वो 19 छोड़ के एक जो करेक्ट सेट है, जो करेक्ट सेट है वही आके लगे, ये कैसे पॉसिबल है? माय क्वेश्चन इज, व्हाट फीचर्स ऑफ द टीआरएनए मॉलिक्यूल enable a synthetase to discriminate the correct set of iso accepting tRNA from the tRNA for the other 19? कैसे वो 19 कोडॉन लूप रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक एक्सेप्टर स्टेम रिस्पॉन्स। एक्सेप्टर स्टेम को एंटी एक्सेप्ट स्टेम का अब बहुत ज़्यादा तो आप इसमें क्या करेंगे, एंटीकोडॉन लूप है, इसमें रोल प्ले करते हैं। करेक्ट सेट जो है अमाइनो एसिड का, वो आके अटैच आरएनए से। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक एक दो टॉपिक और हैं, मैं और बता देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आरएनए है भाई, ये भी तो पॉसिबिलिटी 1000 टीआरएनए, आरएनए कोई एक टीआरएनए, 1000 टीआरएनए है, और कोई एक गलत टीआरएनए आके अटैच, 1001 प्रोबेबिलिटी, मतलब बहुत अच्छी जो फ्रीक्वेंसी है। हम एरर रेट कैसे पॉसिबल है इतना, बाकी के कोई गलत ना आके लगे। समझ रहे हैं मेरी बात, कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट ही अमाइनो एसिड आके लगे, गलत आके नहीं। तो इसके लिए दो चीज है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी आगे। देखिए, एक होती है आपकी कैटालिटिक पॉकेट, और एक होती है आपकी एडिटिंग पॉकेट, के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स क्या चैलेंज है हमारे पास, कि कोई भी गलत अमाइनो एसिड आके ना लग जाए। ठीक है, अमाइनो एसिड टीआरएनए जो फॉर्मेशन 1000, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कैसे, एक है कैटालिटिक पॉकेट और एक है एडिटिंग पॉकेट। कैटालिटिक पॉकेट क्या होता है, ध्यान से सुनना। कैटालिटिक पॉकेट में क्या होता है, अमाइनो एसिड है, ठीक है, उसका साइज शेप अलग होगा, साइज शेप अलग होने की वहाँ फिट हो जाए। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी, फर्स्ट इज कैटालिटिक पॉकेट। कैटालिटिक पॉकेट में आपका जो बेसिकली कैटालिटिक साइट होगी, हर अमाइनो एसिड का अपना शेप है, अपना साइज है, कैसे आके उसमें फिट हो जाए, दैट इज कैटालिटिक पॉकेट। मीन्स एक तो ये एक्यूरेसी लाता है कि अगर वो जगह जो है वैलिन वैलिन ही जाके फिट, फिनाइल एलिन, है। तो फर्स्ट इज दिस, देन सेकंड आती है आपकी एडिटिंग पॉकेट। एडिटिंग पॉकेट में क्या होता है, करेक्ट अमाइनो एसिड आके उस पॉकेट में फिट हो। सेकंड इज एडिटिंग पॉकेट, क्या है, एडिटिंग का मतलब क्या होता है कि चेक करता है क्या जो मेरा अमाइनो एसिड आया है वो करेक्ट अटैच हुआ है, अगर हुआ है पॉकेट को करेक्ट माना जाए, अदरवाइज पॉकेट का रिप्लेसमेंट किया जाए। ये मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, लेकिन दो पॉकेट है, एक है कैटालिटिक पॉकेट, एक है एडिटिंग पॉकेट। कैटालिटिक पॉकेट जो है वो बेसिकली आपका क्या है, एडिनाइलेशन का काम करती है। एडिनाइलेशन के
हर अमाइनो एसिड का साइज शेप सब अलग होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि करेक्ट शेप साइज की वजह से अमाइनो एसिड अपने उस कैटालिटिक पॉकेट में बैठेगा। और दूसरी पॉकेट कौन सी होती है, एडिटिंग पॉकेट, जो कि क्या काम करती है, अगर आपका एडिटिंग पॉकेट वाला काम होगा तो एक डीप क्लेफ्ट होता है एंजाइम में, बोलते हैं एडिटिंग पॉकेट, जो क्या काम करता है, प्रूफ रीडिंग का काम करता है, कि जो आपका प्रोडक्ट है, एडिनाइलेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसे प्रूफ अलाउ किया जाए। रीडिंग मीन्स चेक किया जाए कि क्या ये सही बना है या बना प्रोडक्ट। ये अमाइनो एसिड टीआरएनए की एक्यूरेसी को चेक किया जाए, कैसे अमाइनो एसिड टीआरएनए जो फॉर्मेशन है वो इतना एक्यूरेट है। कैसे है, दो पॉकेट, कैटालिटिक पॉकेट एंड एडिटिंग पॉकेट। कैटालिटिक पॉकेट चेक किया जाता है, साइज शेप हर अमाइनो एसिड का अपना अलग है, उसमें फिट होगा। और फिर एडिटिंग पॉकेट, कैटालिटिक पॉकेट में एडिनाइलेशन का स्टेप होता है, देन एडिटिंग पॉकेट में एडिनाइलेशन रिएक्शन परफॉर्म हुई है उसकी प्रूफिंग की जाती है। अच्छा, मैं एक और बात बता देती हूँ, तो आपका राइबोसोम होता है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता अमाइनो एसिड जो टीआरएनए पे चार्ज्ड है, टीआरएनए चार्ज्ड टीआरएनए है, तो करेक्ट अमाइनो एसिड है या नहीं। भैया राइबोसोम की बात याद रखना, राइबोसोम अनेबल है इस करने के लिए चार्ज्ड टीआरएनए है वो करेक्ट है या नहीं। एडिटिंग और कैटालिटिक राइबोसोम कर पाता। राइबोसोम के बारे में आपको आरआरएनए के बारे में पता है, राइबोसोम आरएनए के जो पता है, बहुत लंबा लेक्चर हो गया। राइबोसोम वाला आ रहे हैं, ये यूकैरियोट्स का है 60s 40s, ठीक है। एस के बारे में बता, 40s के बारे में अगर आपको कैरियोटिक राइबो, ठीक है। तो 30s ये आप लोग खुद देख के याद, ये याद जरूर कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर बता देती हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया है CSI नेट जून 2019 में। द डिफरेंट आर्म्स इन द TRNA स्ट्रक्चर आर शोन इन कॉलम ए। The specific signature associated with different arms are shown in column B. तो आपको बताना है कि किसका क्या फंक्शन है। अब देखिए, फर्स्ट इज एक्सेप्टर आर्म, ठीक है। तो एक्सेप्टर आर्म में क्या होता है, CCA सीक्वेंस होता है, तो ए का सेकंड, तो आप यहीं से निकाल सकते हैं का सेकंड। देन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन होगा और क्या होगा आपका, फोर्थ ऑप्शन होगा। देन अगर बात की जाए, आपका एंटीकोडोन आर्म है, ठीक है। देन टी साई सी आर्म है और डी आर्म है। तो देखिए, टी साई सी आर्म में क्या होगा, स्यूडो यूरिडिन होगा। डी आर्म में क्या होगा, डाईहाइड्रो यूरिडिन होगा। तो डी का फर्स्ट, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। बी का क्या हो गया, थर्ड हो गया। 5 बेस पेयर का स्टेम होता है। चलिए नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है CSI नेट दिसंबर 2012 में। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज अप्रोप्रिएट फॉर द सीक्वेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक सीक्वेंस दिया हुआ है इन आ मेमेलियन mRNA। मेमेलियन mRNA पहली बात आप समझ गए होंगे, यूकैरियोट्स की बात है। यूकैरियोट्स में आपको कौन सा मिलता है, कोजाक सीक्वेंस। पहले मैंने आपको देखिए, AUG फॉलो कर रहा है, 3 आपके प्यू फॉलो करेगा अप स्ट्रीम, और डाउन फॉलो करेगा जी को। तो ये क्या है, कोजाक सीक्वेंस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। CSI नेट दिसंबर देखिए 2012 में अगेन क्वेश्चन पूछा गया है। स्पेसिफिसिटी ऑफ TRNA रिकॉग्निशन बाय अमाइनो एसाइल TRNA सिंथेटेस दैट इज इंट्रिंसिक टू द TRNA मॉलिक्यूल लाइज ऑन। किस पे लाई करती है, अभी मैंने बताया स्पेसिफिसिटी TRNA रिकॉग्निशन की, अमाइनो एसाइल TRNA एक्सेप्टर स्टेम एज वेल एज एंटीकोडॉन लूप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है आपसे। नेक्स्ट चलते हैं। द चैलेंजेस फेस्ड बाय अमाइनो एसाइल TRNA synthetase in selecting the correct amino acid is more daunting than its recognition of the appropriate tRNA. In case of amino acid with similar structure like valine and leucine, isoleucine, the challenge is met by the enzyme possibly through its। CSI नेट दिसंबर 2012 में अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया। देख रहे हैं कितना, देखिए कुछ आपको दिए हुए हैं, उसके रीजंस आपको बताना है कि करेक्ट सेट क्या है। ये पूछ ये पूछा जा रहा है कि कैसे पॉसिबल है कि अब वैलिन और आइसोल्यूशन सिमिलर सा स्ट्रक्चर है, पर कैसे पॉसिबल टाइम के लिए अमाइनो एसाइल TRNA फॉर्मेशन जो है करेक्ट हो।
कैसे पॉसिबल है? आपके कैटालिटिक पॉकेट एज वेल एज एडिटिंग पॉकेट की हेल्प से। ए एंड बी ऑप्शन क्या करेक्ट है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Amino acyl tRNA synthetase face two important challenges. They must recognize the correct set of tRNA for a particular amino acid. बिल्कुल सही बात है. They must charge all of these isoaccepting tRNA with the correct amino. Based on these processes are carried out with high fidelity by the following possible mechanism. तो आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट्स कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. द डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी रिसाइड्स प्रिडोमिनेंटली एट द एक्सेप्टर स्टेम of the tRNA. The specificity is contributed by the anticodon loop in tRNA. Specificity is embedded in the amino acyl tRNA synthase at the N terminus. Specificity contributed by the variable loop. पता है क्या है? ए और बी आपके क्या है? करेक्ट ऑप्शन है. करेक्ट क्या है? आंसर है. नेक्स्ट चलते डीबीटी जेआरएफ 2019 में tRNA containing an amino acid for leucine was charged with tRNA है एंटीकोडॉन ल्यूसीन चार्ज किस चार्ज कर दिया. the test was chemically modified to arginine. This tRNA will incorporate. देखिए क्या कहा जा रहा है कि आपका कोई tRNA था वो ल्यूसीन से वो एंटीकोडॉन भी उस ल्यूसीन का था और वो चार्ज्ड भी ल्यूसीन. तो आपने क्या किया, जो अटैच्ड ल्यूसीन था उसे मॉडिफाइड कर दिया आर्जिनिन. ये टीआरएनए किस इनकॉर्पोरेट करेगा? आर्जिनिन करेगा ल्यूसीन. देखिए ल्यूसीन के अगेंस्ट ल्यूसीन के एंटीकोडॉन होंगे के लिए अब आपने क्या चेंज करना है यहाँ पे? आर्जिनिन. क्या किसको इनकॉर्पोरेट करेगा? आर्जिनिन. क्या करेक्ट आंसर होगा? आर्जिनिन अगेंस्ट कोडॉन ऑफ ल्यूसीन. ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, सुनिए. आपका क्या था? ल्यूसीन था और ल्यूस आपका एंटीकोडॉन था और ल्यूसीन क्या था आपका? आपने अमाइनो एसिड से चार्ज्ड किया था. अब आपने क्या किया? जो चार्ज्ड किया उसकी जगह आर्जिनिन रख दिया. एंटीकोडॉन या ल्यूसीन का है ना, तो वो रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन अमाइनो एसिड चला जाएगा आर्जिनिन. मैंने आपको बताया था राइबोसोम नहीं कर पाता है भाई चार्ज्ड और अनचार्ज्ड. चार्ज्ड जो है वो करेक्ट है या नहीं राइबोसोम नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकता ये वो करेक्ट है या नहीं. लेकिन वो कौन डिस्क्रिमिनेट करेगा? अमाइनो एसिड. जब टीआरएनए फॉर्मेशन होती है तो एडिटिंग पॉकेट के जब से देखती हैं सारी. ठीक है, और डिस्क्रिमिनेटर मतलब एक्सेप्टर टैम होती है, एंटीकोडॉन लूप होती है, देखते हैं कि 19 अमाइनो एसिड से तो आपका करेक्ट जो सेट है वो आके अटैच हो. ये सब चीज़ें देखी जाती हैं. tRNA gram positive bacteria were sequenced while some of the gene possessed sequence corresponding to the CCA end of the tRNA, others did not. Interestingly, even the genes that lacked the CCA were found to code for a functional tRNA. This key end in the for its function. The genes that do not possess sequence correspond to the CCA are repaired prior to their transcription. CCA end is added to the tRNA their maturation. The primary transcript of the gene lacking C corresponding to the CCA end are subjected to RNA mediated editing prior to their maturation. करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड. मैंने आपको बताया था कि जो CCA एंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, वो पहले ऐसा देखा गया कि वो प्रीमैच्योर है भी. देखा गया कि CCA एडिंग एंजाइम होता है, ऐड करता है इस ए सीक्वेंस को, और जब मैचुरेशन वाला प्रोसेस होगा तो वहाँ पर CCA है आपका सीक्वेंस वो आपको मिलेगा ही मिलेगा. और जो ये CCA एडिंग एंजाइम है इस कोई भी टेम्पलेट एनवायरमेंट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये 2011 का क्वेश्चन है. मैच द टर्म इन ग्रुप 1 विद द एसोसिएटेड फंक्शन ग्रुप सेकंड. तो शाइन डालगैनो सीक्वेंस, शाइन डालगैनो और ल्यूसिन जेपर चलिए आपने अभी नहीं पढ़ा है. आरएनए इंटरफेरेंस में मान लेती हूँ नहीं पढ़ता, लेकिन ये दो पढ़े हैं. शाइन डालगैनो सीक्वेंस अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज.
तो अगर आपसे बात की जाए शाइन डायगोनल सीक्वेंस, तो राइबोसोम बाइंडिंग एंड फैसिलेशन ऑफ ट्रांसलेशन इनिशिएशन, ठीक है। अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज क्या करता है, अमाइनो असाइलेशन करता है टीआरएनए का, मीन्स टीआरएनए पर अमाइनो एसिड का, मतलब अमाइनो ग्रुप, अमाइनो एसिड का अमाइनो एसाइलेशन होगा टीआरएनए पर। क्या हो गया, आर का फर्स्ट हो गया, और आपका पी का क्या हो गया, 3, क्या हो गया, ए ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया। अब चलिए ये वाला पार्ट अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। तो आई होप सो आपको ये पसंद आई होगी। कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में बोल दीजिएगा। अगर कोई टॉपिक नहीं आया हो तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, एक बार वॉटसन पढ़ के देखिए, ठीक है। मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ द जीन, तो चैप्टर 15 है आई थिंक, वो पढ़ के देखिए। वो बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन जितनी एक्सप्लेन की गई हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, और जो बताया सब कुछ एक्सप्लेन है, मैंने वही चीज़ें बताई हैं आपको। एक बार पढ़िए, और ये आपको एज ए टेस्ट आपको सेंटेंसेस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन है एज ए टेस्ट ये वाले सेंटेंसेस बुक में, आप पढ़ेंगे ना तो आपको एक बार सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। आप पढ़िएगा, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा कमेंट में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।